आगे के अवतरण में क्या लिखते हैं मैथिली चंद्रगुप्त जी? उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। उन्नति ऊंचा उठना, अवनति पतन की ओर जाना। उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम है, अखंड नियम है, जो बदला नहीं जा सकता, अखंड जो टूट नहीं सकता है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। व्योम क्या होता है? आकाश। चढ़ता वही जो, कहते जो आकाश में सबसे ऊपर चढ़ता है, कहते वही जो सबसे, वही मार्तंड, वही नीचे आता है। वही जैसे सूर्योदय सुबह सबसे पहले होता है और फिर अस्त भी वो पहले होता है, इस प्रकार से भारत का सूर्य भी इस विश्व में सबसे पहले उदय हुआ था। और क्या हुआ कि अगर आज वो अस्त हो गया, उसकी परिस्थितियां उसके वश में नहीं है, उसकी जो भाग्य है उसका वश में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कभी तो भारत के ऊपर फिर से अपनी दया दृष्टि रखेगा और भारत फिर से सूर्योदय की भांति संसार में चमकेगा, अपनी किरणें बिखेरेगा। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा। क्या लिखते हैं आगे? अतएव उन्नति जो अवनति है, कहते आज जो हम पतन क्यों दिखाई दे रहे हैं, कहते वो पतन क्यों हुआ? कहते कभी हम लोगों ने उन्नति ही इतनी कर ली थी कि आज जो है धीरे धीरे हम पतन हुए। कहते अगर हमारी उन्नति ही नहीं होती, हम शिखर पर ही नहीं होते, तो नीचे कैसे आते? जैसे कोई एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो क्या हम वापस नीचे नहीं आते हैं, तल लहटी पर नहीं आते हैं? आते हैं ना। उसी प्रकार से भारतवर्ष भी ऊंची हिमालय की चोटी से भी ऊंची शिखर पर पहुंचा था, पूरे विश्व को उन्होंने ज्ञान दिया था। तो क्या हुआ कि आज भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो अवनति की गाथा है वो हमारी उन्नति की गाथा ही है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या फल। कहते जो कभी आगे ही नहीं बढ़ा, अगर कोई व्यक्ति निराश हो जाए, ये सोचे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे कभी विकास मिलेगा ही नहीं, मैं जो भी कार्य करूंगा वो सफल नहीं होगा, तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा, एक स्थान पर ही बैठा रहेगा, जीवन के प्रति मोह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्थान की तरफ, प्रगति की तरफ अपने मन में आशा जागृत करेगा, तो वह क्या करेगा? वह आगे अवश्य बढ़ेगा। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कहते जो कभी ऊपर ही नहीं उठा, जिसने कभी उन्नति के शिखर को छुआ ही नहीं, तो उसका पतन कैसे होगा? तो यहाँ पर जो मैथिली चंद्रगुप्त जी हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि उन्नति और अवनति तो होती ही रहती है। तो इन पंक्तियों में मैथिली चंद्रगुप्त जी ने जो हमें बतलाने का प्रयास किया है, जो अवतरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें भी मैथिली चंद्रगुप्त जी यही कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति के अटल नियम की ओर उल्लेख किया है और उन्नति के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं, या अवनति ही के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि उन्नति तो अवश्य ही इसकी हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पर संगीतात्मकता का भी गुण है, इसको गाया भी जा सकता है। हमने पहले पूर्व में बताया कि जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, देश की आजादी का बिगुल बजा हुआ था, तो भारत भारती इतनी लोकप्रिय हुई कि जनमानस हर गली मोहल्ले में इसके गीत गुनगुनाए जाने लगे थे। पूरे देश में जो देशभक्ति की भावना जो का बिगुल जो था, इसका ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सामने आता है। भारत भारती ये अपने आप में ही एक लोकप्रिय ग्रंथ है, ये अनूठा ग्रंथ है, देशभक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है। तो आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं? होता सम उन्नति की, सम उन्नति होता है उन्नति, प्रगति करना के अनंतर, अनंतर क्या होता है? बाद में, उसके पश्चात सोच अवनति का नहीं, अवनति के पतन की तरफ। कवि क्या कहता है कि किसी की उन्नति के पश्चात अगर अवनति हो भी जाती है, पतन हो भी जाता है, तो पतन के साथ उन्नति फिर भी वो कर लेता है। हाँ, लेकिन क्या करना है? सोच सही रखनी है, अपना मार्ग सही रखना है, देश के प्रति जो भावना है, जो स्वतंत्रता लाना है, जो देश को ऊंचाई पर पहुंचाने की भावना हर जन जन में होगी, हर भारतवासी के भीतर होगी, अंतःमन में होगी, तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना हमेशा ही रहेगी। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर ना उन्नति कहीं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी उन्नति नहीं हो सकती, तो वो कभी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, वो समाज, वो देश, वो कोई भी व्यक्ति जो है उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति की तरफ नहीं जा सकता है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो। कवि क्या कहते हैं कि ऐसी कोई चिंता नहीं है, जैसे आकाश में छिटकी हुई चांदनी होती है, उसका पतन हो जाए, उसका ह्रास होने लग जाए,
तो इसका कोई दुख या चिंता नहीं हो, क्योंकि उसमें यह आशा रहती है। क्या रहती है कि जब शुक्ल पक्ष होगा तो उस समय फिर से चांदनी का प्रसार हो जाएगा। ये अब अमावस्या है, अंधकार है, लेकिन जब शुक्ल पक्ष होगा फिर से चांदनी होगी। उसी प्रकार से भारत में भी अब शुक्ल पक्ष चल रहा है, भारत परतंत्र है, गुलाम है। लेकिन अगर हम सोचे कि भारत हमेशा अंधकार में रहेगा, इसमें अमावस्या ही रहेगी, तब हम चांदनी कैसे प्राप्त कर सकेंगे। कहते आज उसकी चांदनी की जो किरणें हैं उनका ह्रास हो भी गया है, वो कम हो भी गई हैं, अंधकार में डूबी हुई हैं, लेकिन फिर भी आशा है कि वो जब शुक्ल पक्ष होगा तो चांदनी की किरणें फिर से पूरे रात्रि के समय अपनी रोशनी, अपनी किरणें बिखेरेंगी। चिंता तभी है जब ना उसका फिर नवीन विकास हो। वही बात मैंने अभी बोली है कि अचिंता तो तब है जब शुक्ल पक्ष ना हो, तो चांदनी कैसे होगी। तो इस प्रकार से यदि एक बार क्षीण हो भी गया, एक बार पतन हो भी गया, अगर उसमें फिर से हम खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर, कोई छोटा बच्चा होता है जमीन पे गिर जाता है, हम उसे कहते हैं उठो। जब उठता है तो फिर से उसके अंदर हम जोश पढ़ते हैं, आप उठ सकते हो, आप कर सकते हो, उसमें कर्मठता पढ़ते हैं, तो वो बच्चा जो है अपनी चोट को भूलकर आगे बढ़ने लग जाता है, खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में छोटे छोटे दुख आते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं, लेकिन उसकी चिंता की ना करके आगे बढ़ना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे जीवन के चांदनी के पुनर्विकास के माध्यम से ही हमारे भारत के विकास का भी वर्णन किया गया है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। अब भारत की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए फिर से हमारे राष्ट्र कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य। हतभाग्य क्या होता है? अभागा, कर्मों का मारा। कब से इति श्री हो चुकी इसकी अखिल उत्कर्ष की, पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे, नित्य फिरता ही गया। गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि है ठीक ऐसी ही दशा, कहते ऐसी ही हालत है। कभी यह भारतवर्ष जो था पूरे संसार में अपना परचम फैलाता था, सर्वोस्थान था इसका, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ही नीचे चला जा रहा है। जहां इसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, इसकी उन्नति, इसके सद्गुणों, सद्भाव के, पूर्वजों का गुणगान जो था चारों ओर था, लेकिन अब यह विकास, वह उन्नति का काल समाप्त हो चुका है। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। कहते जब ऐसा सब कुछ हुआ, जब लगा कि उत्थान के बाद हम पतन की तरफ जा रहे हैं, उन्नति के बाद पतन की तरफ, उन्नति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि भारतवर्ष एक बार गिरा और वो गिरता ही चला गया था, तो उसका पतन होता ही चला गया। किंतु यह एक बार गिरने के बाद उठा ही नहीं, तो कवि के मन में बहुत दुख है। जब से फिरा है देव इससे, नित्य फिरता ही गया। कहते दुख इस बात का है कि एक बार ये पतन की ओर गया क्या, कहते इसका भाग्य ही इससे फिर गया। ऐसा लगा कि ईश्वर का कृपा ही नहीं है इसके ऊपर, तो इस तरह से इसमें देव ही इससे फिर गया, भगवान ने ही, ऐसा लगता है कर्मों ने ही इसे मुख मोड़ लिया, भाग्य ही इससे रूठ गया है। तो भारतवर्ष की जो दुख है उस कवि को बहुत हो रहा है कि भारत आज पतन की दृष्टि को जा रहा है। हमने भारत भारती में जब अभी लोकप्रियता के कारणों पे या प्रतिपाद्य को चर्चा की थी, तो उसमें भी हमने कहा था कि सिर्फ मैत्री शृंगगुप्त जी समस्या नहीं दिखाते हैं, वो समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि हे बुद्धिजीवियों, इस बात पर चर्चा करो, मनन करो, आपस में विचार करो कि हम कौन थे, कैसे हैं हम लोग, कि हम क्यों नीचे चले गए, कैसे हमारे छोटे छोटे राज्यों ने, राजाओं ने स्वार्थ सिद्धि में ही भारत की अखंडता को तोड़ दिया। वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गए, हर पूरे देश की उन्नति के लिए किसी ने कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने ही राज्य के विकास के लिए वो गुलामी को स्वीकार करते चले गए। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया, फूट डालो राज करो। तो कवि जो है इन बातों से दुखी है, उस समय के हालात जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनसे कवि का मन बहुत ही दुखी हो रहा है, शोकग्रस्त हो रहा है। आगे के अवतरण में, यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते, जहां प्रकटित होते उन्हीं के पीछे लह लहे पलवल। यहाँ पलवल क्या होते हैं? पत्ते, नए जो पत्ते हैं। कवि कहते हैं कि यह प्रकृति का अटल नियम है।
प्रकृति के जितेरे कवि थे मैथिली गुप्त जी। तो प्रकृति को ही मानवीकरण करते हुए, प्रकृति को ही हमारे सामने प्रकृति के माध्यम से संदेश देते हुए मैथिली गुप्त जी क्या कहते हैं कि यह नियम है उत्थान में। कहते जब भी उत्थान होता है, उन्नति होती है, एक नियम पीछे चलता है। पक कर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए पीछे होने के लहले पल्लव यहाँ। कहते जो पत्ते, जो वृक्षों पर पुराने पत्ते जब गिर जाते हैं तो उस उद्यान में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वो बगीचा बुरा लग, जो कल तक इतना सुंदर बगीचा होता है, उद्यान होता है, वो खराब लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि चारों ओर पतझड़ की वजह से उद्यान के अंदर सूखे पत्ते गिरे होते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, फिर से सब कुछ लहरा होता है, वो सूखे पेड़ के ऊपर से फिर से नए पत्ते पल्लवित हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ है, पर भारतवर्ष रूपी उद्यान के अंदर भी जो पत्ते हैं वो झड़ तो गए हैं, लेकिन अभी तक नए पत्ते, हरे पत्ते नहीं आए हैं। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। वो कहते हैं भारतवर्ष का जो उद्यान है, जो बगीचा है, उसमें मौसम बदल ही नहीं रहा है, उसमें पतझड़ ही पतझड़ चल रही है। उसमें मौसम में तो परिवर्तनशीलता होती है, पतझड़ के बाद बसंत, बसंत के बाद पतझड़ लग आ ही जाता है, जो मुरझाता है फिर से खिल उठता है। लेकिन भारत के उद्यान के पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं। हाय दुख मनाया है, शोक मनाया है उद्यान के, भारत के उद्यान कहा है, कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट है या लहलहाना। कहते भारतवर्ष में क्या कहें इस चीज को, जो भारत आज गुलाम हो रहा है, यहाँ पर जो ये फिर हरा भरा होने की कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है, इसकी कोई काया पलट ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि भारत की जनता जो है सोई पड़ी है, उसने अवनति को, पतन को, गुलामी को स्वीकार कर लिया है। तो यही जो है, शायद ये मनोदशा कब बदलेगी, कभी इसी बात पर चिंतित हो रहा है। आना जाना, पतझड़, बसंत, इनका वर्णन तो किया है, जीवन की परिवर्तनशीलता का तो वर्णन किया है, लेकिन अपनी इन पंक्तियों में जनता को वो प्रेरित भी कर रहे हैं, उन्हें कचोट भी रहे हैं, उन पर व्यंग्य भी कर रहे हैं, तीखे बाण भी चला रहे हैं कि पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहीं या सूखना, काया पलट है या काल है। यदि हमारी काया पलट हो रहा है, ये काल के वजह से हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। तो भारतवासी जो अकर्मण्य हो गए थे, जो जिन्होंने इस अवनति को स्वीकार कर लिया था, उस दुर्दशा का उल्लेख करना यहाँ राष्ट्र कवि, हमारे महान कवि गुप्त जी का लक्ष्य रहा है। अनुकूल शोभा मूल सुरक्षित। शोभा मूल, शोभा मूल होता है सुंदरता का जो आधार है, शोभा का जो आधार है। फूल वे कुम्हला गए हैं। कौन से फूल? जो खिले थे। जब बसंत ऋतु आई थी तो फूल खिले थे, अर्थात जिस प्रकार से भारतवर्ष पूरा खिलखिला उठा था, पूरे विश्व में उसका परचम लहरा रहा था, लेकिन आज वो फूल जो है वो मुरझा गए हैं, कुम्हला गए हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। प्रश्नात्मक शैली। कहते अब जो है वो जिस तरह से उद्यान में पतझड़ का समय है तो वहां पर नए फूल नहीं खिल रहे हैं, सुगंधित फूल फल नहीं आ रहे हैं, उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि जो पूर्वज थे हमारे, कितने गुणवान थे, चित्रवान थे, महान थे, और उनका जो वो देशभक्त थे, आज वो मुरझा से गए हैं। आज जिन सच्चे देशभक्तों का गुणगान पूरा विश्व किया करता था, आज वो कहीं चले गए हैं। आज लोगों के मन में देशभक्ति के अभाव नहीं है, वो लोग अपने पूर्वजों से, अपने वीरों से कोई प्रेरित नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का भी यहाँ बताया गया है। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंकार है। कवि कहता है कि अब इस विशाल उद्यान में केवल क्या रह गया है, क्या बचा हुआ है? सूखे झाड़ बचे हैं, झंकार बचे हुए हैं। तो यहाँ चिंता की गई है कि भारतवर्ष निर्जीव सा बनकर रह गया है। जैसे निर्जीव जो वस्तु होती है, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, उसमें कोई असर नहीं होता है। तो वो भारतवर्ष के रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनको निर्जीव कह रहे हैं। तनु सूख कर कांटा हुआ, बस शेष है तो हार है। क्या है? जैसे हमारा जो भारतवर्ष है वो जिस तरह से शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, उसी प्रकार से जो भारतवर्ष के है वो गुलामी की वजह से आज क्या बन गया है? सूखे हुए पेड़ की भांति हो गया, सूख कर हाड़ मांस का पुतला रह गया है, कांटे ही कांटे रह गए हैं। जिस तरह से अगर कोई पेड़ कांटा बन जाता है, उस पर कोई नहीं जाता है, उसकी छाया नहीं होती है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से आज जो भारतवर्ष जो है वो भी सूख कर क्या हो गया है? कांटा हो गया है। और उसी प्रकार हमारा जो देश, जो कभी सुख समृद्धि से भरपूर था,
जहाँ राष्ट्रीय एकता थी, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एकता का पाठ पढ़ाते थे, सारे संसार को ज्ञान देते थे, ओजस्विता का गुण था, चित्रवान थे, चिंतन शक्ति में वो निपुण थे, वो आज कहीं ना कहीं नष्ट हो गई है। तो इसी भारतवर्ष की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण इस अवतरण में राष्ट्र कवि गुप्त जी ने किया है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब और घेर जला। कहते सिर्फ गुलामी ही नहीं, हमने पूर्व में पढ़ा कि यहाँ पे कवि ने जो अपने शब्द वेदीवान चलाए थे वो उस समय के संतों महात्माओं पर भी चलाए हैं, बुद्धिजीवियों पर भी चलाए हैं, जो स्वार्थ में भर गए थे, स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे और देश को गर्त की तरफ ले जा रहे थे, वो अंग्रेजों के गुलाम बनना स्वीकार करते चले जा रहे थे। तो क्या कहते हैं, दृढ़ दुख दावानल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्ट आकाश उल्टा। अदृष्ट आकाश, ऐसा तो आकाश हमें नजर आता है। विपद वज्र चला रहा, यद्यपि बुझा सकता हमारे नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। जब तक मनुष्य के मन में देश के प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, वो देश की भक्ति की भावना सोच ही नहीं सकता, उसके अंदर देश के प्रति प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, दृढ़ दुख दावानल इसे, दृढ़ जो बहुत मजबूत है, जिस जंगल की आग, दावानल होते जंगल की आग, जिस प्रकार जंगल की आग चारों ओर फैल जाती है, उस पूरे जंगल को राख कर देती है, उसी प्रकार से भारतवासियों के जीवन में भी ऐसी ही एक जंगल की आग फैल चुकी है, जो पूरे भारतवर्ष को जलाकर राख कर, जिसने राख कर दिया है। और ऊपर से आकाश, जैसे बहुत तेज गर्मियों की ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो आकाश है इतनी गर्म हो जाता है, उसकी धूप इतनी गर्म होती है कि वो ऐसा लगता है वज्र चला रही है। ऊपर से वो दोनों तरफ से कहते हैं कि एक तरफ तो क्या है कि आसमान जो है अकाल, चारों तरफ से अकाल है, भूखमरी है, अंग्रेजों का विदेशी आक्रमण हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, कई सारे कारण थे जिससे भारत जो है वो अवनति की तरफ जा रहा था, भारत का पतन होता जा रहा था। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र, फिर वो कह रहा है कि यदि इस आग को अगर हमारे आंखों के अश्रु जल बुझा सकते तो भारतवासी रोकर अपने बुझा सकते थे, इस सूखे अनुराग को खत्म कर सकते थे, इस हालात को खत्म कर सकते थे, लेकिन रोने से, उन आंसुओं से भारत के इतिहास को बदला नहीं जा सकता, भारत की अवनति को उन्नति में नहीं बदला जा सकता। पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को, वो कहते धिक्कार है, कहते सूखे हुए रस पर धिक्कार है, जिसमें प्रेम ही नहीं है, अनुराग ही नहीं है, देशभक्ति की भावना ही नहीं है, कहते ऐसे मानस जन पर धिक्कार है, ऐसे भारतवासियों पर धिक्कार है। अर्थात हम सब अपने देश को क्या करने जा रहे हैं, हम अपने देश से सच्चा प्रेम ही नहीं करते हैं। अगर हम उससे प्रेम करते होते तो आज हम अपने भारत की ऐसी दुर्दशा के लिए खड़े हो जाते, उठ खड़े होते और हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, अभी तो हम क्या करते, इसके सुधार के लिए आगे बढ़कर कार्य करते और ये सोचते कि भारत की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है, भारत की उन्नति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इन पंक्तियों में जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें क्या बोलते हैं, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को, धिक्कार है ऐसे भारतवासियों पर जिनके अंदर देशभक्ति का भाव ही नहीं है। सहृदय जनों के चित निर्मल कुड़क जाकर कांच से, कहते सामान्य रूप से तो क्या है, भारतवासियों की जो हृदय हैं उनमें अपनी दुर्दशा का कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें, सब स्वार्थ में मगन हो रहे हैं, सब अपने स्वार्थ मस्ती में घूम रहे हैं। भारत के कुछ सहृदय, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जन ऐसे हैं, कुछ सहृदय लोग अभी भी हैं कि जिनका जो मन है, जो चित्त है वो निर्मल है, पवित्र है, वो देश की दशा के प्रति निर्लिप्त नहीं है, वो चिंतित है, सुधार में लगे हुए हैं, होते दया के वश द्रवित हैं, तप्त हो इस कांच से। कहते वो क्या है, कहते वो जो है, जिस तरह से कोई रतन होता है, पत्थर है, जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तो वो आग में तपकर एक समान रहता है, किंतु जो भावुक लोग होते हैं, निर्मल लोग होते हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी, कहते जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके मन में देश के प्रति अनुराग है, जो निर्मल प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो देश की दुर्दशा को देखकर चिंतित करते हैं,
भावी दशा, वर्तमान दशा को देखकर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति चिंतित हैं और वर्तमान जो है वो कैसा है उनका, और साथ में भविष्य की भी चिंता में लगे हुए हैं कि भूतकाल जो था हमारा कैसा था, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। तो गौरव में जो हमारी कहानी है उसको बारे में जानना, उसको समझना भी, समझाना भी कवि का लक्ष्य रहा है। करती तथा कथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कवि। कहते कभी तो उन्हें भूतकाल की जो हमारी गौरवमय गाथा थी, जो हमारे देशभक्त वीरों की गाथा थी, उन्हें चंचल करती है। उस कहानी का जब स्मरण करते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है, वो बेचैन हो जाते हैं, और फिर जब वो भविष्य वर्तमान को तरफ देखते हैं तो वो क्या है, भावी वर्तमान को देखते हैं तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता है, वो चिंतित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने ये कहा है कि पूरा भारत ऐसा नहीं था, कुछ लोग अभी भी सहृदय थे, निर्मल थे, जो देश के उन्नति के लिए, देश को स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए कार्य कर रहे थे। अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ। कौन सा विषय, कौन सी समस्या है जो गुप्त जी कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं, वो जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सुख, उसको सुनेंगे जो यहाँ। वो खुद से कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मेरी वाणी आज लिख रही है, जो सरस्वती की कृपा से मैं आज देशवासियों के लिए देशभक्ति से प्रेरित ये रचना लिख रहा हूँ, इसको पठन करने के पश्चात क्या मेरे देशवासियों के भीतर देश के प्रति अनुराग का भाव पैदा होगा, जो अभी सूखे पड़े अर्थात जिनमें कोई अनुराग नहीं है। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। कवि कहता है कि मेरा काम है कर्म करना, सच्ची वाणी, सच्ची जो देश के हालात हैं उसको सच्चे रूप में प्रस्तुत करना, इसलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं कोई धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ढिठाई नहीं कर रहा, मैं दुस्साहस नहीं कर सकता हूँ, मैं कवि का जो कठिन कर्म है वही कर रहा हूँ। पर क्या ना विषय उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता। फिर वो कह रहे हैं कि हम जो लिखते हैं, जो विषय का चुनाव करते हैं, वो विषय का जो चुनाव करते हैं, उस विषय पर जो रचना लिखी जाती है, भाव से, मन से, कला से, कल्पना से जो कवि उसको लिखता है, उसको उकेरता है, तो क्या जो विषय लिखा जाता है, जो विषय की जो उत्कृष्टता होती है, विषय का जो उत्तमपन होता है, वो क्या विचारों में उत्तम भाव नहीं पैदा करेगा। तो कवि को आशा है कि मेरी द्वारा लिखी गई इस रचना को पढ़कर भारतवासियों में अवश्य ही देश के प्रति अनुराग पैदा होगा। तो ये जो कवि गुप्त जी ने हमें भारत भारती रचना दी है, ये रचना अपने आप में ही एक अनूठी कविता है। ये देशभक्ति से भरी हुई कविता है, और इसके जो हमारे पूर्वजों के जो सद्गुण, सद्भाव और भारतवासियों को जो आह्वान किया गया है, वो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में ही संभव है। तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी अवतरण में कुछ भी समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप वहां से लिंक देखकर आप मैथिली शरण गुप्त जी का भी परिचय जिसमें नहीं पढ़ा है तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं।